कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस वीडियो में जो प्रश्न आपको बताए जाने वाले हैं वो हैं एनसीईआरटी किताब से हैं और आपके किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र नामक जो टॉपिक है आपका सबसे पहला, उसी के प्रश्नों का हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लें और आप लोग भी इन प्रश्नों को हल करें। तो फिलहाल हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता ही दिया था, तो ठीक उसी प्रकार से है ये लगभग प्रश्न नंबर दूसरा भी। तो एक काम करें, आप लोग कम से कम जितना हो सके संभव प्रयास आप लोग भी लगाने का अपनी तरफ से अवश्य करें। बात बाकी तो हम लोग प्रयासरत हैं ही, आप भी हमारे साथ प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि आप लोग स्वतः प्रयास भी कुछ न कुछ करें। ध्यान दीजिए, प्रश्न इस प्रकार से है कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, यानी साइज का मतलब उसका आकार है, सुई यहाँ पर एक वस्तु के रूप में है और उसकी जो आकार की आपको स्थिति दी गई है दूसरे क्वेश्चन में, यानी ओ डैश अगर हम इसे मान लें तो वो है 2.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर है। सॉरी, 2.5 नहीं है, 4.5 है। वो गलती से पहले वाले क्वेश्चन को हम देख गए। तो 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, यानी उस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव ही रखी जाएगी क्योंकि यहाँ पर दर्पण कैसा है? उत्तल। बाद में ये कहता है इससे 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी ये जो वस्तु है वो 12 सेंटीमीटर दूर, वस्तु तो सदैव दर्पण के बाईं ओर होती है, तो ये चिन्ह आप यहाँ पर कैसा लगा देंगे? माइनस का। बाद में क्या कहता है? प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी V बताओ। आवर्धन बताओ, चलिए आवर्धन भी आपको बता दिया जाएगा, यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क, आवर्धन क्षमता M बराबर भी क्वेश्चन मार्क। बाद में क्या पूछता है? क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं? तो हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग इसका चित्र भी देख लें कि कैसे हम इसकी व्याख्या करेंगे। और देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बारे में आप जानते हैं। देखिए, ये जैसे उत्तल दर्पण है, हम यहाँ पर बना रहे हैं, इसका किरण आरेख यदि आप देख लेंगे तो आपको प्रतिबिंब और आवर्धन संबंधी सारी समस्याएं ऑलरेडी पहले ही हल हो जाएंगी, बाकी हल होना तो बाद की बात है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने कोई यहाँ पर एक उत्तल दर्पण लिया और ये हमने इसकी मुख्य अक्ष ले ली। यहाँ पर यदि कोई भी वस्तु रखी है, ऐसे मान लिया, और यहाँ पर इसका ये ध्रुव P है, दर्पण का नाम आप M1 और M2 से ऐसे डाल दें। इसकी जो लंबाई ओ डैश की दी गई है वो कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, अगर ये उत्तल दर्पण है तो बनने वाले प्रतिबिंब के लिए जो किरण आरेख होंगे वो कैसे होंगे वो आप भी समझते हैं, जरा ध्यान दें। एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन यहाँ नहीं, परावर्तन के पश्चात कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? वो आती हुई प्रतीत होगी आपके इसके फोकस से। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। और जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो जो कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से, ऐसे। तो जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह तो उसी मार्ग से वापस क्या होगी? लौट आएगी। तो जब ये लौटेगी उस समय ये दोनों आभासी किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु से यहाँ पर अगर हम एक लंब डाल दें तो है तो ये सब आभासी, लेकिन हम ऐसी एक सिर्फ कल्पना करते हैं, ऐसे। तो इसका नाम आई डैश।
तो अब हम ये देख लिए हम लोगों ने कि आखिरकार उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसा है। तो ये पता चल गया कि स्थिति तो इसकी कैसी होगी, आभासी होगी। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। बनता क्या, बनता हुआ प्रतीत होता है। तो अब हमने जब ये चित्र बना लिया तो हमें यह भी पता चल गया कि जो इसका m आएगा यानी आवर्धन आएगा वो भी क्या होगा, 1 से कम होगा। क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब यहाँ छोटा है, उसमें से यह वस्तु है बड़ी, भाग देंगे तो मान 1 से कम ही आएगा। तो चलिए देखते हैं, बाद में इसको निकालेंगे। उसके पहले हमें v निकलवाना है। तो v भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि आप यहाँ से जब देखोगे तो यही तो आपके लिए v है, तो v भी आपके चिन्हों के मुताबिक कैसा निकलना चाहिए, पॉजिटिव। देखिए हल करते हैं। तो सूत्र क्या होता है दर्पण के लिए, दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v तो ज्ञात है करना है, u हमें ज्ञात है, माइनस का 12 था। 1/f भी हमें ज्ञात है 15, माइनस वाला उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/12, एलसीएम कितना ले लो 60। 15 4 जा यानी 4 बार, इससे 5 बार। तो इसलिए v बराबर 60/9। अब आप खुद समझ रहे हो कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी ये दर्पण के उधर ही जाएगा। भाग दिला दीजिए तो कम से कम दूरी पता चल जाएगी। 9 छक्का 54, बचे कितने 6, 6 0 60। तो फिर से 9 छक्का 54, फिर से 6, फिर 6 0 60। तो ऐसे ही आता रहेगा, तो इसे 6.67 रख ले। तो हमें एक मान पता चल गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब, वो दर्पण के पीछे बनेगा और 6.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब हमें तो m चाहिए। देखिए m निकलवाने से पहले आप ये सोच लें, चाहे तो m बराबर आप सीधे लगा सकते हो, m बराबर v/u से, और दर्पण है तो इसका आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक। बस हम ये देख लें कि प्रश्न में कहीं प्रतिबिंब की लंबाई तो नहीं पूछी गई, तो हमसे प्रतिबिंब की स्थिति ही केवल पूछी गई है, प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछी नहीं गई है। अगर लंबाई भी पूछी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आवर्धन m बराबर, अब आपकी किताबों में वैसे तो पहले कैपिटल M है, लेकिन अब यहाँ पर आवर्धन स्मॉल m से इंडिकेट किए, तो हम भी किए दे रहे हैं। वैसे m बराबर दर्पण के लिए जो होगा वो क्या होगा, आवर्धन m बराबर -v/u। और हम कह दें वैसे अगर रेखीय आवर्धन की परिभाषा, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो हम इन दोनों की सहायता से भी हम क्या ज्ञात कर सकते थे, I परंतु हमसे पूछा ही नहीं गया है, तो हम केवल इसकी बात करते हैं आवर्धन की। तो इसलिए m बराबर -v, तो उधर है तो वो तो पॉजिटिव है, कितना है 60/9। लेकिन u कहाँ है, बाईं ओर, तो वो कैसा है, नेगेटिव, तो है ऋण का 12। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। तो 60/9 गुणते 12, तो 12 पंचे 60, यानी आवर्धन भी आ गया 5/9। तो हमने ये देखा, पहले ही हमने बोल दिया था कि आवर्धन 1 से कम आएगा, क्योंकि लंबाई ही हमारे प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई से कम है। अब हमें तमाम बातें सोचने की जरूरत नहीं है प्रश्न में, और अंत में इतना और कहता है, जब सुई को दर्पण से दूर ले जाएंगे, हम इसको चाहे जितनी दूर भाई ले जाएं, प्रतिबिंब बस ये है कि जब इसको हम दूर लेते जाएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर, ये फोकस की ओर बनता जाएगा। लेकिन कभी भी इस फोकस के उधर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यानी प्रतिबिंब अधिक से अधिक f तक जा सकता है, इसके आगे उधर आपके प्रतिबिंब की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत ही नहीं होंगी, यानी ये किरणें। तो कुल मिला के हमको ये लिखना है, सबसे पहले तो v का मान पहले क्वेश्चन में
दूसरे नंबर में पूछता था आवर्धन, तो चलिए आवर्धन आ गया। और तीसरे में आपको ये जवाब देना था कि यदि हम वस्तु को यानी कहाँ से दर्पण से दूर ले जाए तो क्या स्थिति होगी। स्थिति ये होगी कि ये जो प्रतिबिंब है ये धीरे 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 खिसकता जाएगा, लेकिन इसको चाहे जितनी दूर ले जाए ये आई डैश कभी एफ के उधर नहीं जा सकता। ऐसा हमने प्रतिबिंबों को जब हम लोग बनाते थे उस समय हमने ये सब नियम देखे। अब हम देख रहे हैं ये है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है इस प्रकार से, थोड़ा इसको भी ध्यान दें। अभी तक जो आपने देखा था वो था प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 3 भी देख लें। ये भी कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है कि कोई टैंक है जो 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। यानी हम ऐसे मान लें, देख लीजिए एक टैंक बना देते हैं तो प्रश्न ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोई टैंक है ऐसे है और ये कितनी ऊंचाई तक भरा है, 12.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। हम मान लें कि ये टैंक लबालब ऐसे खूब भरा हुआ है, तो इसकी जो हाइट है जल की वो कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। होता क्या है, इस पर हमने एक ऐसे अभिलंब भी खींच लिया। अब बात यह है कि ऊंचाई तक जल से भरा एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर किसी सुई की आभासी गहराई कितने प्राप्त होती है, 9.4। कितनी प्राप्त होती है, 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती। मान लिया कि वो सुई कहीं यहाँ पर ऐसे पड़ी है और सूक्ष्मदर्शी कहीं यहाँ लगी है, लेकिन बात ये है कि इसको हम जैसे ऐसे ले आए। अब ये हमारा माध्यम था कैसा, जल का, यानी ये है सघन और ये कैसा है, ऊपर वाला माध्यम क्या है, विरल, क्योंकि ये जल है और ये वायु है। यहाँ पर है जल और यहाँ पर है वायु और ये है विलंब। तो हमें ये पता है कि ये जो सुई है ये इस विलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है, आई। तो अब अपवर्तित किरण जो होगी वो क्या करेगी, वो अविलंब से क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। अब ऐसे तो चली गई, लेकिन अब अगर हम इसी किरण को कहाँ की ओर, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो अब इसको ये वास्तव में जो हमें ये सुई वास्तव में यहाँ रखी है वो सुई इसके मुताबिक उसको कहाँ प्रतीत होगी, यहाँ पर। यानी अब इसकी जो उसको गहराई मिल रही है वो है प्रश्न के मुताबिक 9.4। कितने सेंटीमीटर, 9.4 ऐसे। तो अब हम सबसे पहले तो इन दोनों की मदद से क्या निकलवा लें, अपवर्तनांक निकलवा लें। क्या निकलवा लें, उस जल का अपवर्तनांक। कहता है जल का अपवर्तनांक क्या है, तो हम जानते हैं चूंकि अपवर्तनांक बराबर, जब हमें ये कभी ज्ञात करना हो तो सूत्र होता था रियल डेप्थ बटे वर्चुअल यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो उसको दिखाई देता है 9.4 में, जबकि वास्तव में कहाँ है, तली में। तो वास्तविक गहराई कितनी है, 12.5 और आभास उसको यहाँ हो रहा है क्योंकि इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिलेगी, यानी 9.4 में। तो अब अगर हम 9.4 का भाग किस में दे दें, 9.4 का भाग 12.5 में जब आप दोगे तो ये जो अपवर्तनांक आएगा उस समय जल का यानी वायु के सापेक्ष जल ANW वो 1.33 आ जाएगा। आप भाग दे के देखिएगा। बाद में फिर क्या होता है, दूसरी एक कंडीशन है, कहता है जल के स्थान पर अब कोई दूसरा यहाँ पर भर दिया गया लिक्विड यानी द्रव। अब हमें उसके बारे में नहीं पता है, जब चेंजमेंट हो गया यानी प्रश्नानुसार या शर्तानुसार आप ऐसा लिख सकते हो, शर्तानुसार जो नया आपका लिक्विड है यानी ANL मान लें वो कितना है 1.63। तो कहता है अब बताइए उसको पुनः वहीं फोकसित करने के लिए यानी यहाँ पर जो सूक्ष्मदर्शी लगी उसको कहाँ पर किस स्थिति में ऊपर नीचे करना होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि तो वास्तविक गहराई में तो कुछ होगा नहीं, तो हमें आभासी ही गहराई में परिवर्तन मिलेगा। तो इसलिए ANL बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो ध्यान दीजिए वास्तविक गहराई बटे
आभासी गहराई, तो हम ये देखते हैं कि ANL की वैल्यू कितनी है 1.63, वास्तविक गहराई कितनी है 12.5, उसमें तो कोई बदलाव है नहीं। आभासी ही गहराई तो हमें चाहिए, क्योंकि ये हमें पता नहीं है। पहले जब ये पता चलेगा, अगर कहीं ये आभासी गहराई 9.4 से कम आ गई, मान लेते हैं ये कहीं यहाँ आ गई इस जगह, तो आभासी गहराई अगर कम हो गई तो हमें इस सूक्ष्मदर्शी को कहाँ उठाना पड़ेगा, ऊपर। और यदि आभासी गहराई बढ़ गई तो हमें इस सूक्ष्मदर्शी को कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे। तो अब पहले आभासी गहराई देखते हैं। तो इसलिए आभासी गहराई बराबर, जब आप तिर्यक गुणा भाग कराएंगे, ये इधर और वो नीचे, तो 12.5 में भाग दे देंगे कितने का, 1.63 का। तो जब हम इसमें भाग देंगे 12.5 में 1.63 का, तो ये मालूम है कितना आता है, 7.67 सेंटीमीटर। यानी अब तो ये कहीं, जैसे पहले यहाँ तक था, अब ये मान लो कहीं यहीं तक ही आ पाता है। अगर द्रव बदल गया है तो अब अगर वो और दूर तक मान लो यहाँ पर कहीं ऐसे चली जाएगी, तो वो कहीं ऐसे ही आ पाती है। तो अब अगर हमें कहीं इस स्थिति में देखना है, तो हमें 100% भाई अब ऐसे मिलने लगी। तो अब ये पहले थी कितनी, 9.4 में, अब ये आ रही है 7.67 में। तो उस सूक्ष्मदर्शी को हमें कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी सूक्ष्मदर्शी को यदि हमें चलाना है तो कहाँ करना पड़ेगा, अब हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा। मान लो इस स्थिति से यहाँ तक लाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ दिखाई देगी। तो हम तो ये कहेंगे कि सूक्ष्मदर्शी को ऊपर चलाना पड़ेगा, लेकिन कितना चलाना पड़ेगा, यानी सूक्ष्मदर्शी को पहली बार तो कहाँ की ओर चलाना होगा, ऊपर की ओर चलाना होगा। और कितना चलाना होगा अगर वो ज्ञात करना है, तो 9 कितना निकला था, 4, उसी में से हम घटा दें 7.67। तो जब हम इसको इससे घटा देंगे तो 10 में 7 गए, 3 यहाँ बचेंगे, 13, 13 में 6 गए 7, यानी यहाँ 3, 13 में 6 गए 7। तो हमें यहाँ 8 में 7 गया है, यानी 1.73 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 1.73 सेंटीमीटर उस सूक्ष्मदर्शी को जब हम ऊपर ले जाएंगे, यानी ऊपर की ओर खिसकाएंगे, तब हमें वापस फोकसन प्राप्त होगा, यानी पुनः उसको फोकसित, ये प्रश्न कहता है प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए, यानी सुई पुनः दिखाई देने लगे, इसके लिए हमें उस सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर लाना होगा, 1.73 सेंटीमीटर तक लाना होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे, कोई विशेष नहीं है कठिन। पहले अपवर्तनांक ज्ञात कर लिया, चलिए एक काम हो गया। दूसरी शर्त है, यानी एक प्रश्न तो यही से हो गया हल। दूसरी शर्त है कि अगर हम द्रव ही बदल दें, तो अब बताओ सूक्ष्मदर्शी को हम कैसे खिसकाएं कि हमें वो सुई स्पष्ट दिखाई दे, यानी पुनः फोकसित हो। तो हमें ये पता था कि पहले जो था द्रव, उसके कारण आती थी 9.4 आभासी, और अब आभासी आ रही है 7.67। तो अब ये बात तो तय है कि वो नीचे आने के बजाय ऊपर है आ रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ दिख रही है, और दिखना कहाँ चाहिए, यहाँ। तो इसको वहां लाने के लिए नीचे वाले को कहाँ की ओर चलाना पड़ेगा, ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर सूक्ष्मदर्शी को लाएंगे। और वो भी कितना लाएंगे, कितना डिफरेंस है, 1.73 सेंटीमीटर का। तो हम उसे कितना ऊपर की ओर खिसकाएंगे, 1.73 सेंटीमीटर खिसका देंगे, तो हमें पुनः फोकसन प्राप्त होने लगेगा। तो इस तरह से देखिए, हमारे प्रश्न नंबर दूसरे का भी हल हमें प्राप्त हुआ, और प्रश्न नंबर तीसरे का भी हल प्राप्त हुआ। अब हम इसके बाद आपको आगे आने वाले प्रश्नों के हल बता रहे हैं, जिनमें प्रश्न नंबर आपका होगा चौथा और पांचवा।